नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में रिसर्चर्स ने सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन को ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत खतरनाक थ्रेट है। जानेंगे मास एक्सटिंक्शन क्या होता है। ये सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन है, तो पिछले 5 मास एक्सटिंक्शंस पर भी नजर डालेंगे। फाइनली सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन को समझेंगे, उसे डिटेल में जानेंगे, इसके इम्पैक्ट्स इतने भयावह क्यों होंगे और इसे 5 मास एक्सटिंक्शन से अगर कंपेयर करें तो बहुत खतरनाक क्यों माना जा रहा है, और लास्ट में वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टडी के दौरान सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन को ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जब बड़े पैमाने पर अर्थ की स्पीशीज खत्म होने लगे, टू बी कंप्राइज अर्थ की 3 क्वार्टर से ज्यादा स्पीशीज बहुत कम समय में खत्म हो जाएं। बहुत कम समय मतलब 2.8 मिलियन ईयर्स से भी कम समय में अगर स्पीशीज समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो इसे हम मास एक्सटिंक्शन की श्रेणी में रखते हैं। 2.8 मिलियन ईयर्स हम नापते हैं जब से अर्थ पे लाइफ आई। ठीक है, अब मास एक्सटिंक्शन के इतिहास और पिछले 5 मास एक्सटिंक्शंस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मास एक्सटिंक्शन था वो 444 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इसमें 86% स्पीशीज खत्म हो गई थी। ये एक खतरनाक आइस एज थी। इसमें समुद्र का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया था और इससे ऐसा माना जाता है कि सिलिकेट रॉक ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को बुरी तरह चूस लिया था। इससे जो पूरा प्लेनेट है, मतलब हमारा अर्थ है, वो बहुत ठंडा हो गया था और मास एक्सटिंक्शन हो गया। दूसरा मास एक्सटिंक्शन करीब 383 से 359 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इसमें 75% स्पीशीज खत्म हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, जो लैंड प्लांट्स थे वो उत्पन्न हो गए थे, वो उनका इमर्जेंस हुआ और उनकी जो रूट्स थी वो काफी गहरी थी। इन्होंने अर्थ को बुरी तरह हिला दिया और सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ, ओशियन में रिलीज हो गए। और ऐसा माना जाता है कि एल्गल ब्लूम्स होते हैं एल्गी की पॉपुलेशन बढ़ जाना, मतलब जो ये फ्रेश वाटर में एल्गी होते हैं, इनकी पॉपुलेशन बुरी तरह बढ़ गई और इन्होंने पानी में से सारी ऑक्सीजन को सक कर लिया, चूस लिया, और इससे जो मरीन लाइफ है वो बुरी तरह प्रभावित हुई। जो सारे ट्राइलोबाइट्स, मतलब जो मरीन लाइफ के एंथ्रोपॉड्स वगैरह हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और इससे ये मास एक्सटिंक्शन हो गया। तीसरे मास एक्सटिंक्शन में 96% स्पीशीज की कमी आई। इतना बुरा इसका असर हुआ था तीसरे मास एक्सटिंक्शन का। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, साइबेरिया के पास विस्फोट होने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और इससे ग्लोबल टेम्परेचर्स बुरी तरह बढ़ गए थे, ओशियंस एसिडिफाइड हो गए, तो इससे ये मास एक्सटिंक्शन हो गया। अब हमने साइबेरिया के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है, तो साइबेरिया से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आते हैं, तो उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। साइबेरिया की कैपिटल और साइबेरिया के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चौथा मास एक्सटिंक्शन में 80% स्पीशीज अर्थ की खत्म हो गई थी। इसका कोई क्लियर रीजन नहीं मिला था, कोई क्लियर कॉज नहीं मिला था कि ऐसा क्यों हुआ था। पांचवें मास एक्सटिंक्शन में 76% स्पीशीज खत्म हुई और इसका सीधा सीधा कारण क्लाइमेट चेंज और वॉल्केनिक इरप्शंस थे। तो इन एक्सटिंक्शन से हमें क्या पता चला, इनका कंक्लूजन ही मैंने स्लाइड में लिखा है, तो उसे भी एक बार जान लेते हैं। देखिए, 450 मिलियन सालों में जो ये एक्सटिंक्शन हुए, इससे करीब 70 से 95% प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज खत्म हो गई। तो ये जो सारे एक्सटिंक्शंस हैं वो क्यों हुए? इसमें ये सारे एक्सटिंक्शंस जो हैं वो एनवायरनमेंट में डिजास्ट्रस चेंजेस की वजह से हुए। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, मैंने आपको बताया कि वॉल्केनिक इरप्शन से, बताइए कौन सा मास एक्सटिंक्शन हुआ था? अभी तो मैंने आपको बताया, ओशियंस में ऑक्सीजन का खत्म हो जाना, एस्ट्रॉइड में टकराव। एस्ट्रॉइड होते हैं, ये मोस्टली स्टोन के होते हैं या आयरन के भी होते हैं, तो मतलब ये रॉक, मेटल, इन सब से बने होते हैं, इन्हें एस्ट्रॉइड बोलते हैं। जब इनमें आपस में टकराव होता है तब भी बुरी तरह मास एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो इन सब मास एक्सटिंक्शन में स्पीशीज जो है वो बुरी तरह खत्म हो गई थी। और देखिए, जब भी एक्सटिंक्शन होता है तो स्पीशीज को दोबारा रीगेन होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड लग जाता है स्पीशीज को दोबारा रीगेन होने में। लेकिन 6वां मास एक्सटिंक्शन इसलिए बहुत बेकार है क्योंकि ये अभी तक चल रहा है ना। ये 6th मास एक्सटिंक्शन है वो चल रहा है। पिछले 5 मास एक्सटिंक्शन में जो स्पीशीज मरी या जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई,
उन्हें रीगेन होने में फिर भी मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगेगा। लेकिन जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन में स्पीशीज जाएंगी, खत्म होंगी, वो जो चेंज होगा वो परमानेंट होगा, वो उसको कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो मिलियन ऑफ ईयर्स में भी वापस नहीं आएंगी। इसलिए ये बहुत भयावह है। ये माना जाता है कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन होने का कारण ह्यूमंस हैं, है ना, ह्यूमन एक्टिविटी है, और इसके परिणाम ज्यादा भयावह होंगे अगर हम क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन से इसे कंपेयर करें। तो ये जो ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन है इसे एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी बोला जाता है। एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन वो होता है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है, जैसा मैंने बताया। तो ये इसका अदर नेम है, अगर आप लिखना चाहें कभी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस स्टडी के मुताबिक जितनी स्पीशीज आज तक अर्थ पर रही उनके 2% जीवित हैं कुल, ठीक है। मैं फिर से बोल देती हूँ, इस स्टडी के मुताबिक जितनी भी स्पीशीज आज तक अर्थ पर रही, आज तक अर्थ पर अलाइव रही, उनकी 2% ही जीवित हैं इस टाइम। लेकिन जो ये स्पीशीज हैं उनका एब्सोल्यूट नंबर पहले से कहीं ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, देखिए, जैसे पहले अगर स्पीशीज 100 थी तो उन 100 स्पीशीज में जो एनिमल्स थे, अगर मैं मानूं एक स्पीशी में 100 एनिमल थे तो वो नंबर था, ठीक है, वो था जो भी था। लेकिन अब स्पीशीज कम है, मतलब अगर स्पीशीज पहले 100 थी तो अब 2 स्पीशीज हैं, है ना, 2% है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ, स्पीशीज बहुत ज्यादा है, इससे मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब जो स्पीशीज अलाइव है वो 2 हैं, मतलब पहले 100 थी अब 2 हैं। लेकिन जो उन 2 स्पीशीज में एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या ह्यूमंस हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में है। पहले अगर एक स्पीशी में 100 एनिमल या 100 प्लांट या 100 लोग हुआ करते थे, तो अब इन एक स्पीशी में करीब 1000 लाखों लोग होते हैं, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट नंबर में बहुत ज्यादा है। इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो इसे ज्यादा सीरियस इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ स्पीशीज का लॉस परमानेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, करीब 11,000 साल से स्पीशीज का लॉस हो रहा है। मतलब जब से, अगर मैं मानूं, जब से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, 11,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज ने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, तभी से स्पीशीज का लॉस होने लगा। और जब से ह्यूमन पॉपुलेशन 1 मिलियन से बढ़ के 7.7 बिलियन हो गई है, इसीलिए इसे भयावह कहा जा रहा है, क्योंकि भैया रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। अब भाई प्लांट की प्रोडक्शन क्या है, वो तो उतनी ही है ना, वो तो उतनी ही है, उतने ही लोगों को खाना खिला रही है। अगर प्लांट की प्रोडक्शन 50 लोगों के लिए है, अगर उसमें 100 लोगों को बिठा देंगे तो नहीं हो पाएगा। तो खाने के लिए भी तो कुछ करेगा ही ना इंसान, क्या करेगा, हाँ बिल्कुल, जीव जंतुओं को खाएगा, है ना। जैसा इस बीमारी में हम देख रहे हैं, कोविड-19 पेंडेमिक, ऐसा कहा जाता है कि वो एनिमल से आया, है ना। एनिमल से ह्यूमन में जो डिसीज ट्रांसफर होती है उन्हें जूनोसिस बोलते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अनुमान और भी ज्यादा है कि चाइना में से बनाया गया, उस पर हम नहीं आएंगे, ठीक है। अभी इसका कोई क्लियर कट नहीं पता है। लेकिन जब हम वाइल्ड लाइफ में ट्रेड करने लगते हैं, वाइल्ड लाइफ को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, जब डिसीजेस का नंबर बढ़ जाता है। और अब जब डिसीजेस का नंबर बढ़ेगा तो ऐसे पेंडेमिक्स, ऐसी महामारी फ्यूचर में भी देखी जाएंगी। अभी हम बिल्कुल आते हैं, इसके इम्पैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टडी में करीब 29,400 स्पीशीज का एनालिसिस हुआ। 29,400 ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं जो कि लैंड पर रहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जाना गया कि करीब 515 जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब हैं। और इन 515 में से साउथ अमेरिका से 30% आती हैं, ओशियानिया से 21%, मतलब जो ओशियंस में रहती हैं, एशिया से 21%। मैंने यहाँ आंकड़े लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो 1800 से ही पॉपुलेशन डिसअपियर होना शुरू हो गई थी। तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, है ना, ये जान लेते हैं। देखिए, स्पीशीज के खत्म होने से जो क्रॉप्स में पॉलिनेशन होता है उसका नुकसान हो सकता है, प्योर वाटर का लॉस हो जाएगा, राइट। अगर स्पीशीज का एक महत्वपूर्ण स्थान है इकोसिस्टम में, तो उसके नुकसान से फूड चेन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर फूड चेन से उस स्पीशी को हटा दें तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको एक चाइना का केस बताती हूँ। जब माओ जेडोंग आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि डिसीजेस मोस्टली बैक्टीरिया से, मतलब ये जो मच्छर होते हैं इनसे होती हैं, और कहीं से उन्हें पता चल गया कि बर्ड से भी डिसीजेस होती हैं। तो कि आप जहां भी मिले इन्हें ही मार दो,
तो मच्छरों को मारने से क्या हुआ, मच्छर तो मर गए, उनसे डिसीजेस खत्म हो गई, लेकिन लोग क्या करते थे, बर्ड्स को भी मारने लगे। जब भी हॉलीडे होता था, जब भी छुट्टी का दिन होता था, तो लोग बर्ड्स को मारते थे और ये एक एक्टिविटी में शुमार हो गया लोगों की। तो इससे क्या हुआ, बर्ड्स बिल्कुल खत्म हो गई चाइना से। इससे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी बैट्स की, जो कि आजकल हम देख रहे हैं लॉकस्ट अटैक है ना, वो बहुत बड़े नंबर में बढ़ गए और वहां पे क्रॉप बुरी तरह खा ली। ये जो लॉकस्ट होता है वो करीब 35,000 लोगों को खाना खा जाता है, ठीक है, इतना बड़ा। तो वहां पे लोग भूखमरी से मर गए। मतलब देखिए आप, स्पीशीज एक फूड चेन से एक बर्ड्स को निकालने का क्या चाइना ने नुकसान झेला है ना। तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है। मैं आपको पूरी हिस्ट्री चीज की नहीं बता रही, सिर्फ एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ कि अगर फूड चेन से हम एक एनिमल को निकालते हैं जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है ना, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो इन बैट्स को खा जाती हैं, है ना। अब बैट्स की पॉपुलेशन बढ़ती रही क्योंकि बर्ड्स खत्म होती रही, तो इससे क्रॉप लॉस बहुत बुरा हुआ। और जब से ऐसा माना जाता है कि चाइना की जो ये वेट मार्केट है वो स्टार्ट हो गई थी, राइट। अब देखिए, इससे जेनेटिक और कल्चर में खतरनाक चेंजेस होंगे, तो पूरे इकोसिस्टम को ये बुरी तरह प्रभावित कर देगा, ठीक है। ये तो इसके इम्पैक्ट थे, मैंने आपको बताया भी कि अब जब इंसान को खाना नहीं मिलेगा तो हंटिंग ज्यादा करेगा, ओवर हंटिंग होगी, ओवर फिशिंग होगी, हर चीज ओवर होगी। तो ओवर होगी तो अर्थ का जो चक्र है वो चरमरा जाएगा, तो उससे एक्सटिंक्शन होते हैं, ठीक है। पहले जो एक्सटिंक्शंस हुए वो क्लाइमेट की प्रॉब्लम से हुए, लेकिन अब जो है वो ह्यूमन की वजह से है, इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये जो लॉस होगा वो परमानेंट होगा, इसे कभी रिवर्स नहीं किया जाएगा, मिलियन ऑफ ईयर्स में भी नहीं हम इसका जो खामियाजा है वो नहीं भुगत पाएंगे, ठीक है। तो इसका वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। देखिए, इस कोविड-19 महामारी को वाइल्ड लाइफ ट्रेड से लिंक किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है ना, पीछे डिस्कशंस में भी बताया। तो ये अनुमानित है कि अगर ह्यूमन ऐसे ही हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करता रहा, वाइल्ड लाइफ को अपने खाने के लिए और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए ट्रेड करता रहा, उनमें वाइल्ड लाइफ में ट्रेड करता रहा, तो ऐसी महामारी और भी देखी जाएंगी और इससे भी भयावह देखी जाएंगी। जनरली बायोडाइवर्सिटी का जब नुकसान होता है तो प्रोडक्शन, जो प्लांट्स की प्रोडक्शन होती है वो बुरी तरह खत्म हो जाती है, वो डिक्लाइन हो जाती है। ड्रॉट्स, फ्लड्स जैसी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं, हम देखते ही रहते हैं आए दिन। हम कितनी बार तो हम अर्थक्वेक्स देखते हैं, है ना। दिल्ली एनसीआर तो इसका हब माना जाने लगा है। और इकोसिस्टम में ये जो चेंजेस हैं वो प्लांट्स की प्रोडक्शन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं, वाटर लेवल कम हो जाएगा, डिसीजेस बढ़ जाएंगी, ऐसी मुसीबतें देखी जाएंगी। तो मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स रख दिए, अब आपका काम है कि इसके बारे में अपनी राय देना। आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये था एनालिसिस मास एक्सटिंक्शन को लेकर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।